हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है 13 जनवरी के न्यूज़पेपर में जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, और उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा और इसका जो असेसमेंट है आपको क्विक मिल जाएगा। मेंस के लिए आंसर राइटिंग फॉर ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऑप्शनल फॉर यूपीएससी और ऐसे राइटिंग भी करवाई जाएंगी। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल कल जो हमने एनालिसिस देखा था, कल मतलब जो 12 का था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो PSLV C62 मिशन था इसरो का, वो आपका फेलियर रहा है थर्ड स्टेज लॉन्च में। तो जो फ्लाइट थी उसने जो पाथ था वो खो दिया और फेल हो गया सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो इससे क्या है, अभी इट बिकम्स अ गवर्नेंस टेस्ट ऑफ इंडियाज स्पेस रिलायबिलिटी कल्चर कि हमारे स्पेस सेगमेंट में हम कितना रिलाई कर सकते हैं, और बाकी जो हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेपाल का भी सैटेलाइट था, इसमें यूनाइटेड किंगडम का भी था, तो वो हम पे कितना रिलाई कर सकते हैं, कितना हमारा कमर्शियल क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रैटेजिक कंटिन्यूटी है एंड रिस्क शेयरिंग आर्किटेक्चर है। तो वो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी रहती है। तो इसमें अभी अगर हिस्ट्री देखें इसरो का, तो 1980 से क्या है, एक लर्निंग फेज़ में था इसरो। तो स्ट्रगल कर रहा था टू डेवलप लॉन्च व्हीकल। तो उसमें SLV-3 आया, ASLV आया। तो इसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली जाते जाते हमने PSLV जो वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो भी माना जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसके बाद आपका मैक 3 सैटेलाइट भी आया। देन 2017 से देखें तो हमारा कॉमर्शियल शिफ्ट भी होने लगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो या फिर इन स्पेस हो, इन्होंने कॉमर्शलाइज करना स्टार्ट किया ऑफ इसरो मिशन, ताकि हम क्या कर सके, इससे जो कॉमर्शियल बेनिफिट है वो भी ले सके और स्पेस सेगमेंट को और आगे बढ़ा सके, और इंडिया का जो पावरस है इन स्पेस सेगमेंट उसको हम आगे ले जा सके। तो अभी इसमें अगर देखें जो PSLV C62 मिशन था, वो क्यों, क्या एनोमली थी उसमें, तो एनोमली इन थर्ड स्टेज सॉलिड जो प्रोपल्शन होता है, तो जो इंजन होता है वो सॉलिड लिक्विड इस तरीके से होता है। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, सॉलिड प्रोपल्शन में आपका कुछ रोल रेट में डिस्टर्बेंस आया, जिसकी वजह से जो मिशन है वो फेल रहा। तो अभी इसको वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो कहा जाता है PSLV को। लेकिन PSLV पिछले लगातार 2-3 मिशन से, मुझे जहाँ तक ध्यान है, PSLV C61 देन C62, ये 2 मिशन जो है वो कामयाब नहीं रही, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो इसके ऊपर अभी क्या करना है, मेनली इसरो को काम करनी ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखें तो एक गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा कि जो कॉस्ट है, जो लॉस हुआ है वो बियर करना पड़ेगा। और कॉमर्शियली देखें तो आपका जो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस जो भी सैटेलाइट्स अभी आपकी डैमेज हुई है, क्योंकि उसमें सैटेलाइट्स भी थे, तो उनके लिए किस तरीके से कंपनसेशन पे किया जाएगा, क्या उसके लिए इंश्योरेंस है, तो वो सभी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। तो बाकी वे फॉरवर्ड में क्या है कि आपकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक होना चाहिए, फिर आपकी जो असेसमेंट है वो होती रहनी चाहिए, और हमें जो PSLV है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बाकी इसमें और भी डिटेल्स हमने आपको दी है जो आप पढ़ सकते हैं। तो वही आपको इस तरीके से जब देते हैं पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, जिससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है चीज़ें और ध्यान रखा जा सकता है। दूसरा आर्टिकल भी वही सेम है। तो क्यों हमने दिया, क्योंकि 2 न्यूज़पेपर में थी, तो ताकि आपकी दोबारा रिवीजन हो सके। तीसरा आर्टिकल देखें तो इंडिया जर्मनी साइंस पैक्ट टू शोर अप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो अभी क्या है, इंडिया और ऐसे तो हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज कर ही रहे हैं। इसी के साथ क्या है, जर्मनी के साथ सेपरेटली
हम डिफेंस कोऑपरेशन की जो मुहिम है वो चला रहे हैं। तो इसमें अभी देखें तो पैराडाइम शिफ्ट क्या है, कोल्ड वार एरा में देखें तो हम ट्रेड सेंट्रिक थे, जर्मनी के साथ जो भी रिलेशन था बायर एंड सेलर था, और आज के समय पे हम देखें तो स्ट्रैटेजी सेंट्रिक को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखें तो की पिलर ऑफ कोऑपरेशन में डिफेंस सिक्योरिटी में को प्रोडक्शन किया जाना है, को डेवलपमेंट किया जाना है, सिर्फ बायर एंड सेलर की तरह नहीं रहेंगे। तो फोकस किया जा रहा है ऑन प्रोजेक्ट 71, प्रोजेक्ट 75 आई में, जो एक सबमरीन है। तो टेक ट्रांसफ़र होगा, इससे आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है वो और आगे बढ़ेगा। प्लस इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके जर्मनी का भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और इंडिया का इंटरेस्ट तो है ही, क्योंकि इंडियन ओशन जो है वो इंडिया चाहती है कि हमारा ही बैकयार्ड बना रहे। तो इसीलिए क्या है, तो जो लाइक माइंडेड कंट्री है उसके साथ हम आपकी डिफेंस कोऑपरेशन करके इंडो पैसिफिक रीजन में जो आपकी चाइना है उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। बाकी हम इकोनॉमी वाइज अगर देखें तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन में आपकी रिस्क आ रही है बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ यूएसए, तो उसको भी हम इसमें मिटिगेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका क्या है, स्किल प्रोफेशनल का मोबिलाइजेशन भी होगा जब आपका दोनों देश के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन होगी। और तो इसीलिए इंडिया पुश कर रहा है कि अर्ली हम इंडिया ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कंक्लूड कर सके। और इसमें ध्यान रखिएगा, जर्मनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग पार्टनर है, और जर्मनी जो है वो आपकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। हम फोर्थ लार्जेस्ट है आफ्टर सरपासिंग जापान। तो अभी हमें किसको सरपास करना है, दैट इज़ जर्मनी। ओके, तो अभी स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स एंड फ्यूचर आउटलुक अगर देखें तो डाइवर्सिफाई करना है फ्रॉम रशिया, तो हमें रशिया से डाइवर्सिफाई करना है इंडिया को। चाइना को हमें बाईपास करना ज़रूरी है, यूएस प्रोटेक्शनिज्म को झेलना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है इंडिया को, ताकि हम क्या कर सके, सप्लाई कर सके, क्योंकि बड़ी चीज़ें जब हम बनाएंगे इस तरीके से तो ही हम क्या कर सकते हैं, विकसित भारत बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करके ही एक देश जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा फॉरेन अर्निंग्स नहीं कमा सकता है। उसके लिए जिस तरीके से जापान है, जर्मनी है, ये आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती है, डिफरेंट अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो इससे इनका देश जो है काफ़ी आगे है। तो वो चीज़ हमें भी अपनानी ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ईरानियन कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस आफ्टर यूएस थ्रेट टू लॉन्च अ स्ट्राइक, ट्रम्प। तो अभी इसमें क्या है, रिसेंटली तो जो आपका ईरान में जो इकोनॉमिक हार्डशिप देखी गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और जो आपका ईरानियन जो आपका रियल है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, उसका भी जो आपका वैल्यू है वो भी गिर चुका है। तो इसीलिए क्या है, ईरान में लोग जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे हैं, और इसके वजह से प्रोटेस्ट भी चल रहा है। और इसी प्रोटेस्ट को क्या कर रही है, जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। तो इसी में क्या है, आपके ट्रंप ने सीधा सीधा कहा है कि जो प्रोटेस्टर है वो प्रोटेस्ट करते रहे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ना डरे, यूएसए से जो भी सपोर्ट चाहिए वो दिया जाएगा। तो ये अभी क्या है, एक यूएसए ऑलरेडी क्या है, आप वेनेजुएला का केस को देख ही सकते हैं, प्लस अभी इस तरीके से ईरान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो एक मुद्दा क्या है, यूएस डिस्टर्बेंस क्रिएट करना क्यों चाहती है? तो पहला तो है जी 1971 से 79 से पहले अगर देखें तो शाह रेजा पहलवी जो थे वो आपके प्रो यूएसए थे। उसके बाद जो रजीम आया आपकी थियोक्रेटिक रिपब्लिक रजीम, वो हमेशा से ही यूएस के अगेंस्ट रही है। ये हो गया पहला मामला, जिसके वजह से यूएस को जो कंसेशनल रेट पे ऑयल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है, इसीलिए यूएसए क्या करता है, ईरान के ऊपर आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का ब्लेम लगाते रहता है, ताकि वो क्या कर सके, ईरान को आइसोलेट कर सके, सैंक्शंस लगा सके। तीसरा अगर देखें तो ईरान जो है हॉस्टाइल है अगेंस्ट इसराइल, और इजराइल क्या साथ जो रिलेशन अच्छा है वो है यूएसए का। तो ये भी एक मुद्दा इसमें बन जाता है। तो इसीलिए क्या है, जिस तरीके से वेनेजुएला में जो रुख अपनाया यूएसए ने, उसी तरीके का रुख ईरान के लिए भी अपना रही है। तो ये क्या है, मिडिल ईस्ट में आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मिडिल ईस्ट अगर इंस्टेबल होता है तो उससे क्या होती है, पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी है उसकी क्राइसिस दिखाई पड़ती है, और इससे वर्ल्ड की डिफरेंट जो इकोनॉमीज है वो आपकी मोर और लेस क्या कर सकती है, डाउनग्रेड हो सकती है, कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका एक रिपल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इसीलिए टाइम रहते ही इन सभी चीज़ों को डेमोक्रेटिकली नेगोशिएशंस के ज़रिए, यूएन प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुलझाना काफ़ी ज़रूरी है।
तो इसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? तो इंडिया एज अ मीडिएटर इसमें रोल प्ले कर सकता है ताकि जो पीस है वो बनी रहे और इंटरनेशनल जो फोरम्स है उसका हम सपोर्ट ले सकते हैं। तो इंडिया टू बी इन्वाइटेड टू जॉइन यूएस लेड इनिशिएटिव्स पैक्स सिलिका सेज एनवॉय। तो जो यूएस एनवॉय है जो इंडिया को विजिट कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि जो पैक्स सिलिका है तो ये एक आपकी एग्रीमेंट है बिटवीन दी लाइक माइंडेड कंट्रीज विद यूएसए, जिसमें आपकी जो पैक्स सिलिका है तो आज के समय पे आप एआई का राइज है, क्रिटिकल मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सेमीकंडक्टर का ज़रूरी है, उसके लिए सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों में अभी अगर देखें तो चाइना का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 80 to 90% वो चाइना जो है वो एक्सप्लोर करती है और रिफाइन भी करती है। तो इसीलिए चाइना जो है इस जो भी आपका क्रिटिकल मिनरल है इसको वेपनाइज कर रही है और यूएस जैसे देशों का जो डोमिनेंस है वो इसके लिए इन फ्यूचर ख़त्म हो सकता है। तो यूएसए इसीलिए क्या कर रही है, आपकी जो पैक्स सिलिका है ऐसा एक ग्रुपिंग बना रही है। तो इसमें इंडिया को अभी तक इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इंडिया को इन्विटेशन है और इंडिया भी चाहती है कि ऐसी चीज़ों में हम क्या कर सके, इन्वॉल्व हो सके ताकि हमारी भी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहे, हमारा भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके। तो ऑलरेडी यूएसए के साथ हमारा अगर ट्रेड रिलेशन हम देखें तो काफ़ी अभी हाल फिलहाल में टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से वीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो रास्ता है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स पैरामाउंट व्हाइल कंसिडरिंग बेल इन पोक्सो केस सुप्रीम कोर्ट। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो केस के ऊपर सुनवाई करते हुए ये कहा कि जो पोक्सो केस में जो भी आपकी विक्टिम होती है उसको प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए क्या है, जो एक्यूज्ड है उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे हमारे देश में क्या है, बेल आपका नॉर्म है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। तो इसीलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये दोहराती है कि बेल जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके के एग्रावेटेड जो क्राइम होते हैं, क्योंकि चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट करना, चाइल्ड को आपका सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, ये सभी काफ़ी हीनियस चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या है, जो आपकी एक्यूज्ड है वो चाहे गिल्टी हो या ना हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको एक बार बेल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि एक्यूज जो है अगर वो सही में गिल्टी है तो वो क्या कर सकता है, जो विक्टिम है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, आपकी जो एविडेंसेस है उससे छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो ग्रेविटी ऑफ क्राइम है पोक्सो में वो ज़्यादा है। तो ये क्या कर सकता है, विटनेस को साइलेंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। और प्रॉक्सिमिटी, अगर विक्टिम और एक्यूज्ड अगर आसपास में रहते हैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो डराएंगे, धमकाएंगे या फिर इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि जो बेल का जो नॉर्म है, जेल जो एक्सेप्शन है, उसको हर केस में हमें एक ही तरीके से नहीं देखना है। जैसे उमर खालिद और सरजिल इमाम के केस में भी ये कहा गया और ये पोक्सो के मामले में भी कहा गया है। नेक्स्ट है, इफ डाटा इज़ द न्यू ऑयल व्हाट डज दैट मेक डेटा सेंटर्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो आज का समय है उसमें डेटा को न्यू ऑयल कहा गया है क्योंकि डेटा से क्या की जा सकती है, एक देश की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन तो अभी जो एमएनसीज है वो ये जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर कर रही है, धीरे धीरे ग्लोबल साउथ में, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो डेटा सेंटर्स बनाने का नॉर्म है वो काफ़ी रिलैक्स है और काफ़ी कम कंप्लाइंसेस से हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेटा सेंटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी वाटर को कंज्यूम करती है और काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम करती है और एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और इसके लिए कौन आपका सफ़र करता है, डेवलपिंग नेशंस। जो डेवलपिंग नेशंस ऑलरेडी वाटर क्राइसिस से जूझ रही है, पावर क्राइसिस से जूझ रही है और उसके ऊपर से अगर डाटा सेंटर्स आते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिएगा। और ग्लोबल साउथ के नेशंस के जो पावर का कंपोजिशन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आपकी थर्मल पावर प्लांट से पावर बनाई जाती है। तो इससे वो देश जो है काफ़ी पोल्यूटेड होगा। ग्लोबल नॉर्थ के देश तो सही रहेंगे, हमारा पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा और जो हमारी एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, देन जो वाटर है वो आपकी डिग्रेड होने लगेंगी। तो इसीलिए यही चीज़ इसमें कही गई है कि ग्लोबल नॉर्थ को ये जो भी डेटा सेंटर्स है इसको रिस्पॉन्सिबली चलाना है। अगर ग्लोबल साउथ में है भी तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। वाटर आपकी लिक्विड कूलिंग की जगह एयर कूलिंग का ऑप्शंस अपना सकती है। तो उस तरीके से चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से डेटा सेंटर का डंपिंग हो रहा है। तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।